बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और द सब्सटेंसेस कि हमने सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखा और वहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जब आप किसी कंडक्टर की या किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, देयर आर ट्रिलियन ऑफ एटम्स इन इट एंड अलॉन्ग विद देम उसी हिसाब से जो सब्सटेंस है उसी के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कि अगर सपोज अगर आप लोग एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो एक एटम 13 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो तरह की मोशन रखते हैं, दे हैव ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिनिंग मोशन। ड्यू टू बोथ दीज मूवमेंट्स देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट सब्सटेंस, इन दैट एटम। और जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कम्प्लीटली सपोर्ट करें, नॉट इन द केस ऑफ एल्युमिनियम, किसी भी सब्सटेंस की मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिज्म है एंड द सेकंड वन दैट इज़ ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन दिस केस यू कैन से दैट देयर विल बी अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट। उस मटेरियल के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, वो रेडिली मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। और इस केस में हम ये बात कर सकते हैं सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ी जिनमें पार्शियल इफेक्ट था मैग्नेटिज्म का, और हमने वहाँ पर ये बात की कि कम्प्लीटली सपोर्ट तो नहीं करते ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से दोनों मैग्नेटिक फील्ड? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है, तो ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जब ये दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा बहुत तो करते हैं ना, तो इनमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, बट एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है। और तीसरी टाइप हमने पढ़ी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दें, एक दूसरे के कम्प्लीटली अपोजिट हों, इस कंडीशन के अंदर हम ये बात करते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस मैग्नेटिक इफेक्ट को रिपेल करते हैं। इफ़ यू प्लेस देम क्लोजर टू द मैग्नेट दे विल बी रिपेल्ड बैक, कि वो पीछे की तरफ हटते हैं। तो इस चीज़ को हमने मैग्नेटिज्म का नाम दिया था। अब नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन्हीं सब्सटेंसेस में से करंट पास करवाएंगे। जो जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं, तो करंट पास अगर करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि असल में ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए कि कौन मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा पोजेस करता है और कौन मैग्नेटिक इफेक्ट कम पोजेस करता है। तो टॉपिक है हमारा हिस्टैरिसीस लूप। स्टे कनेक्टेड। कॉन्सेप्ट पिछले मैंने थोड़े बहुत रिवाइज कर दिए, मज़ीद जब साथ साथ ग्राफ बने और बाकी सारी चीज़ें हों तो कोशिश करना है कि आप चीज़ों को जोड़ के आपस में चलें कि पिछले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों। स्पेशल द डोमेन थ्योरी जो हमने पढ़ी उसको बेशक एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें टॉपिक नेक्स्ट पढ़ने से पहले। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ हिस्टैरिसीस लूप। वर्ड हिस्टैरिसीस क्या है पहले तो ये पता हो। वर्ड हिस्टैरिसीस इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड हिस्टैरिसीस है ये ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का जो मतलब होता है दैट इज़ लीड और लैग। ये लीड लैग के मीनिंग में आता है। मतलब आप रोड साइड पर मूव कर रहे हैं, एक गाड़ी आगे चल रही है, दूसरी उसी को फॉलो कर रही है, तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस। तो इसका यहाँ पर क्या लिंक है? यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम भी बात करेंगे कि करंट हमेशा लीड करता है, मैग्नेटिज्म हमेशा लैग करता है। ठीक है, करंट लीड करेगा, करंट आगे आगे मूव करेगा और मैग्नेटिज्म पीछे पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया हिस्टैरिसीस। और लूप क्यों? क्योंकि जब वो डायग्राम हम इसकी ड्रॉ करते हैं, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक लूप की शक्ल बनती है। सो वी कॉल इट एज हिस्टैरिसीस लूप। तो हिस्टैरिसीस वर्ड मीनिंग में यूज़ होता है, लीड और लैग के मीनिंग में यूज़ होता है। सो नेक्स्ट अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ही है इन अ सेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो हम इसमें करेंगे दैट स्टेप इज़ हिस्टैरिसीस। जो पहला हम इसमें
स्टेप कर रहे हैं, दैट इज़ हिस्टेरेसिस, कि हम यहाँ से ये एक्सप्लेन करेंगे कि असल में हिस्टेरेसिस है क्या। आप यूँ कंसिडर करें कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर मिलियन ऑफ डोमेन्स हैं, या मिलियन नहीं है तो कुछ तो होंगी सही, तो इसके अंदर कुछ डोमेन्स हैं। ये तमाम तर डोमेन्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, इस वक्त इसको कोई करंट हमने चूँकि नहीं दिया हुआ, तो वो रफ़ और कोई फिक्स उनका पैटर्न नहीं है, तो वो एक दूसरे उनकी जो डायरेक्शन है, दे हैव रैंडम डायरेक्शन, कि कोई यहाँ पर एरो इस तरफ है, कोई अपवर्ड है, कोई यहाँ पे डाउनवर्ड, कोई बिल्कुल यूँ, और ये सिचुएशन है इस सब्सटेंस के अंदर। तो अब आपने इस सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, जब आप इसमें से करंट पास करेंगे तो करंट इसके इन डोमेन्स को अलाइन करेगा, उनको एक ही डायरेक्शन में उनको अलाइन करने की कोशिश करेगा। अब होगा यूँ कि अगर हम सर एक ग्राफ ड्रॉ करें, और ग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं करंट वर्सेस मैग्नेटिज्म, ठीक है। हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म। एक्स एक्सिस पर हमने रखा है करंट और वाई एक्सिस पर हमने रखा है मैग्नेटिज्म, ठीक है। कि एक ग्राफ में हम करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि हाउ डू दे रिलेट विद ईच अदर, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे ना, तो यूँ नहीं होता कि करंट प्रोवाइड करते ही मैग्नेटिज्म आ जाएगा। जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, आप करंट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म अभी स्टार्ट नहीं होगा, करंट बढ़ाते जाएं, एक पॉइंट आएगा वहाँ पर मैग्नेटिज्म आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि सब्सटेंस थोड़ा बहुत मैग्नेट की तरफ ज़्यादा उसका जो है ना झुकाव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो रहा है। तो अब इस वक्त हो क्या रहा है, जब आप इसमें से करंट पास कर रहे हैं ना, तो आप इन डोमेन्स को अलाइन करते जा रहे हैं। जब कुछ डोमेन्स अलाइन हो जाएं, सारी एकदम से नहीं हो जाएंगी, इट विल टेक टाइम, तो जब कुछ डोमेन्स अलाइन हो जाएं, तब हमें फील होता है कि अब ये जो सब्सटेंस है, इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर बात समझें, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उस बात को परसीव करें कि आपने करंट यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ? नो। एक सर्टेन लिमिट पे आके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जब ग्राफ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे कवर करता है, तो तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स while मैग्नेटिज्म लैग्स, ठीक है। और मुझे नहीं पता बुक के ऊपर किस तरह से पॉइंट्स गिवन है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि वो इन पॉइंट्स को O A B C कहाँ पर लिखता है। मैं अपने हिसाब से इनको लिख रहा हूँ, ये पॉइंट O, यहाँ पर मैं पॉइंट A लिख रहा हूँ, और पॉइंट A वो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है। तो O से लेकर A तक, O से लेकर A पॉइंट तक देयर इज़ करंट बट देयर इज़ नो मैग्नेटिज्म। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरेसिस वाला जो पोर्शन जो हम समझाना आपको चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये पोर्शन बड़ा अहम है कि जब तक पॉइंट आप A तक नहीं चले जाते, तब तक करंट तो है, लेकिन तब तक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ। मैग्नेटिज्म क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि करंट जब आप पास करना स्टार्ट करवाएंगे तो वो डोमेन्स को अलाइन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इट विल टेक लिटिल टाइम। तो जो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, मैग्नेटिज्म बाद में प्रोड्यूस हुआ, थोड़ी देर गुजरने के बाद। तो करंट लीड करता है, मैग्नेटिज्म लैग करता है। दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस। और लूप तो जब डायग्राम कंप्लीट होगी तो तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो ये तो हो गया पहला पोर्शन कि करंट लीड करता है। अच्छा, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहते हैं कि वो करंट जो इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहा है। तो सिंपल करंट कह दें तो वो भी कर देगा, उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोथ आर सेम थिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएं,
मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा, मज़ीद बढ़ाएं मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी तरह करंट बढ़ाते चले जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सारी डोमेन्स अलाइन होती जाएंगी। अब ये करंट बढ़ाने से मैग्नेटिज्म क्यों बढ़ रहा है? करंट जब आप बढ़ाएंगे तो ये डोमेन भी अलाइन हो जाएगी ना, ये डोमेन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। मज़ीद करंट बढ़ाएं, ये डोमेन अलाइन हो गई, मज़ीद करंट बढ़ाएं, ये डोमेन अलाइन हो गई, ये भी अलाइन हो गई। और जब आप करंट बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज होता चला जा रहा है। तो सारी की सारी डोमेन्स एक डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर जितना मर्जी करंट बढ़ा लें, अब मैग्नेटिज्म इंक्रीज नहीं करेगा। आप पीक वैल्यू तक आ चुके हैं, ये मैग्नेटिज्म की एक मैक्सिमम वैल्यू आपने अटेन की है। तो आप करंट बढ़ाएं, अब ग्राफ को यहाँ पर देखिएगा, करंट बढ़ाएं मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, मज़ीद करंट बढ़ाएं मैग्नेटिज्म मज़ीद बढ़ेगा, मज़ीद करंट बढ़ाते चले जाएं मैग्नेटिज्म उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इस कर्व को यूँ ड्रॉ कर दूँ कि जब आप करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ते जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी। जब हमने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिज्म भी इंक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पर पॉइंट सी मैं नाम दे रहा हूँ, बी नहीं लिख रहा, क्योंकि बी से मैं मैग्नेटिज्म को डोनेट कर रहा हूँ ना, तो उसको डिनोट करना है चूँकि, तो उसको हम नहीं लिख रहे बी इस पॉइंट को। तो ए से सी तक मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक करंट को हम बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिज्म भी वैसे वैसे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। ठीक है, ओ से ए तक क्या था, करंट आप बढ़ा रहे हैं बट देयर इज़ नो मैग्नेटिज्म। ठीक है, करंट है, वहाँ पर मैंने ये लिखा, तो आप यूँ लिख लें, करंट इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन मैग्नेटिज्म इंक्रीज़ नहीं हो रहा। पॉइंट ए से सी तक करंट तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ मैग्नेटिज्म भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड एट पॉइंट सी, पॉइंट सी को हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो हमारे दूसरी हेडिंग हो जाती है, सेकेंड पॉइंट इज़ सैचुरेशन। सैचुरेशन, और सैचुरेशन के लिए पॉइंट मेरा कौन सा है डायग्राम में, पॉइंट सी। सैचुरेशन वो पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिज्म मैक्सिमम है, बी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज़ मैक्सिमम, वो पॉइंट सी है हमारा। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, भर जाना। सैचुरेशन का यहाँ पर क्या मतलब, यहाँ पर सैचुरेशन का मतलब ऑल द डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइंड इन सच अ वे दैट दे सपोर्ट ईच अदर एंड क्रिएट अ मैक्सिमम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि तमाम तर डोमेन्स जितना वो अलाइन हो सकती हैं एक दूसरे के पैरेलल वो हो चुकी हैं, और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अब आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को किसी सूरत इससे आगे बढ़ा नहीं सकते। तो आप यहाँ पर मैं एरोस ड्रॉ कर रहा हूँ, और इन एरो से आपने ये बात याद रखनी है, तम ऑल डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइन। लिख ही देते हैं आपके लिए, ऑल डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइन। ALLIGNED, कि तमाम तर डोमेन्स परफेक्टली अलाइन हो गई। जब तमाम तर डोमेन्स परफेक्टली अलाइन हो जाएंगी तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिज्म है, इट इज़ द सैचुरेटेड और द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर पहुँच के आप करंट को ऑफ कर दें, वो जो सोर्स ऑफ करंट आपने दिया था उसको ख़त्म ही कर दें, या अगर आपने उसको यूँ ख़त्म नहीं करना तो स्टेप बाय स्टेप स्लोली मूव करते हुए आप उसको ज़ीरो पे ले आएँ वैल्यू को। ठीक है, कि आप उस बैटरी का पोटेंशियल कम, करंट कम करते करते करंट ज़ीरो कर दें। अब जब आप करंट को ज़ीरो करेंगे क्या होगा, मैग्नेटिज्म भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। करंट ज़ीरो हो चुका है, मैंने कहा अब मैंने करंट ज़ीरो कर दी है, क्या मैग्नेटिज्म फ़ौरन से ज़ीरो हो जाएगा? नो, वो डोमेन्स अलाइन हुई पड़ी हैं। अब जब आप करंट को ज़ीरो करेंगे तो डोमेन्स फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। वही डोमेन्स जो पहले अलाइंड थी वो थोड़ी बहुत अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी। पहले एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी कोई आ जाएगी, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। यूँ डोमेन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। और जब डोमेन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, जब डोमेन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो रही हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आप मैग्नेटिज्म को कम कर रहे हैं।
तो क्या हुआ, करंट कम होगा तो मैग्नेटिज्म भी कम हुआ। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो हम यूँ कह सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ड्रॉ करें तो कुछ यूँ ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। कि अब हमने किया क्या, हमने करंट को कम कर दिया। थोड़ा सा ग्राफ में मुझे इशू लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर रहा हूँ ताकि वो जो डायग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ख़राब ना हो। चीज़ें वही रहेंगी, थोड़ा सा बस वो डायग्राम को प्रॉपर बनाना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट सी, अब यहाँ पर पॉइंट ये वाला आपके पास आ गया डी। ये पॉइंट डी क्या है, इस पॉइंट डी को हम नाम देते हैं, दिस पॉइंट डी इज़ कॉल्ड रेमेनेंस और रिटेंटिविटी। तो हमारा पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर 3 और इसका नाम है रेमेनेंस, रिमेनिंग से ये वर्ड है ना, और इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ होता है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी से क्या मुराद है, रेमेनेंस से क्या मुराद है, और ये हमारा डायग्राम पे पॉइंट कौन सा है, डी। कि यहाँ पर आपने करंट को तो ज़ीरो कर दिया है बट मैग्नेटिज्म इज़ नॉट ज़ीरो। तो यहाँ पर आप क्लियरली लिखें, ऑपोजिट होगी ये सिचुएशन, दैट यहाँ पर सिचुएशन ये है रेमेनेंस के अंदर कि करंट ज़ीरो है बट मैग्नेटिज्म इज स्टिल नॉट ज़ीरो। तो खैर मैग्नेटिज्म भी ज़ीरो की तरफ ही रहा है, करंट अभी भी लीड कर रहा है कि करंट पहले ज़ीरो पे पहुंच गया, मैग्नेटिज्म अभी तक ज़ीरो पे नहीं पहुंचा। इट विल टेक बिट लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू द करंट, करंट फौरन से पहुंच गया ज़ीरो पे, तो मैग्नेटिज्म थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो अभी मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुआ। मुझे कैसे पता लग रहा है कि ज़ीरो नहीं हुआ, अगर आप ग्राफ पे लाइन देखें तो ओ से लेकर डी तक ये लाइन असल में जो है ना, ये लाइन रिटेंटिविटी की है, ये लाइन असल में किस चीज़ की है, रेमेनेंस की है, कि यहाँ पर कुछ पोर्शन रिमेनिंग है कि करंट ज़ीरो हो चुका लेकिन मैग्नेटिज्म अभी तक ज़ीरो नहीं हुआ। सो यहाँ तक क्या हमने कहा, रेमेनेंस पॉइंट डी क्या चीज़ है कि पॉइंट डी के ऊपर करंट ज़ीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटिज्म अभी भी ज़ीरो नहीं है। सो ये जो पोर्शन है, लाइन है ओ से लेकर डी तक, असल में ये रिटेंटिविटी है। मैं उसको अपनी आसानी के लिए डी पॉइंट तो कह देता हूँ, लेकिन वो डी पॉइंट तो मैंने ये शो किया ना कि करंट ज़ीरो है, मैग्नेटिज्म अभी तक ज़ीरो नहीं है। वो जो रेमेनेंस का वर्ड है ना, उसकी असल पहचान क्या है, वो रिमेनिंग के मीनिंग में है। तो रिमेनिंग पोर्शन मैग्नेटिज्म का कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम ओ टू डी, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म की कोई वैल्यू अगर आपसे पूछे तो मैग्नेटिज्म की वैल्यू आप कितनी बताएंगे कि वो ज़ीरो तो नहीं है, तो फिर कितनी है, जितनी लाइन आपके पास ओ डी है, ठीक है। मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू ओ डी। तो ये ज़रूरी पेपर में आपने यूँ नहीं लिख के आना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है। एक ये प्रॉब्लम है, अक्सर मुझे फ़ोन करके आप कहते हैं जी हमें समझ नहीं आ रहा हमने पेपर पे क्या लिख के आना है। पेपर पे आपने हर वो बात नहीं लिख के आनी होती जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। कभी कभार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते वक्त डिटेल में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाया करें, उतनी डिटेल में ना लिखा करें पेपर के ऊपर, पेपर में वही चीज़ें टच करें जितनी बुक में। हाँ, कभी कभार को ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा लिखा जा सकता है। बहरहाल रेमेनेंस एक वर्ड जो है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, रिमेनिंग पोर्शन। तो वो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मैग्नेटिज्म कितना है, ओ डी। करंट की वैल्यू इस पॉइंट पर डी पर देखिए कितनी है, करंट तो ज़ीरो है लेकिन मैग्नेटिज्म अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। और अगर मैग्नेटिज्म अभी भी बाकी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस मैग्नेटिज्म को अभी हमने मज़ीद ज़ीरो करना है, पीछे लेकर जाना है। और मैग्नेटिज्म की वैल्यू होने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अभी तक कुछ डोमेन्स ऐसी हैं कि जो अभी तक अलाइंड हैं। अब हम इस अलाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए ना एक और काम करते हैं, हम करंट के सोर्स को रिवर्स कर देते हैं। क्या मतलब हुआ, मैं उसी कंपोनेंट को सर्किट में इंस्टॉल करता हूँ। सपोज हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कुछ यूँ था पहले, इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ था। तो यहाँ पर बैटरी जब हमने अटैच की, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव, इन अ सेंस मान लें ऐसे ही था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपोजिट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इधर कर रहे हैं, नेगेटिव इधर। बैटरी को उल्ट करके लगा दें, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। कि हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोएर्सिविटी में क्या है कि पहले करंट अगर सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज चल रहा था
अब हमने सर्किट के अंदर करंट कौन सा कर दिया, एंटी क्लॉक, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। एंड कीप इन योर माइंड कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट, मैंने डायरेक्ट करंट की बात की है। ऑल्टरनेटिंग करंट होता तो फिर तो हमें मसला ही नहीं था, एक दफ़ा क्लॉकवाइज साइकिल, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, वो तो उसने खुद से कर लेना था। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर दिया है, रिवर्स। अब जब मैं डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करता हूँ तो वो इन अलाइन डोमेन्स को भी डी अलाइन करके और एक बार फिर से इस मटेरियल को टोटली डीमैग्नेटाइज कर देता है और यहाँ से ये कर्व यूँ पास करती हुई ओरिजिन पे आ जाती है। सो हेयर इज़ द कर्व एट ओरिजिन, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ABCDE, तो ये पॉइंट हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज़ पॉइंट E। सो पॉइंट E तक जो हमारा करंट है वो कितना है, तो अगर मैं पॉइंट E पर बात करूं तो हमारा इस पॉइंट को नाम देते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी पॉइंट क्या चीज़ है, ये वो पॉइंट है जे करंट की रिवर्स डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट में मैं क्लियर लिख देता हूँ आपके लिए कि वो रिवर्स द करंट इज रिवर्स्ड, कि हमने करंट को कर दिया है रिवर्स, कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट, कि अगर सर्किट में पहले क्लॉकवाइज था तो अब हमने उसको क्या कर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट हमने रिवर्स किया। डायग्राम में पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है E। असल में जो रिवर्स करंट की ये जो डायरेक्शन है और वैल्यू है, सॉरी, वो करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, करंट इज़ नॉट ज़ीरो, करंट ज़ीरो नहीं है क्योंकि करंट हमने रिवर्स किया, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। एंड मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू ज़ीरो, करंट रिवर्स हो गया, मैग्नेटिज्म अभी भी ज़ीरो अब हुआ है जाके। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू होगी पॉइंट O से लेकर पॉइंट E तक। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ करंट इज़ फ्रॉम O टू पॉइंट E। ये जो हमने करंट रिवर्स किया है दैट इज़ OE लाइन। अब करंट को मज़ीद बढ़ाएं, जब करंट को हम E पॉइंट से आगे चलेंगे तो फिर से मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा, लेकिन अब की बार मैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट रिवर्स आने वाला है। पहले जब डोमेन्स अलाइन हुई थी इस केस के अंदर तो डोमेन्स की डायरेक्शन मैंने लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ की थी, लेकिन जब अब मैं बात करूंगा, जब मैं कोएर्सिविटी से आगे, मैंने ई पॉइंट से आगे जब मैं करंट रिवर्स में बढ़ाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होने वाला है, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि सब्सटेंस एक बार फिर से मैग्नेटाइज होगा, लेकिन अब की बार डोमेन्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मतलब वही डोमेन्स जो पहली दफ़ा अलाइन हुई थी लेफ़्ट से राइट की तरफ, अब वही डोमेन्स अलाइन होंगी राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो यही डोमेन्स, अब इनका एरो कुछ यूँ आप ड्रॉ करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पर जब सैचुरेशन होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। अब की बार जो अलाइनमेंट है वो कुछ यूँ है, पहले लेफ़्ट से राइट थी, अब कहाँ से कहाँ है, राइट से लेफ़्ट। बात वही है लेकिन थोड़ा सा इफ़ेक्ट चेंज हो गया है। तो अगर हम इस लूप को मज़ीद करंट को इंक्रीज़ करें तो करंट यहाँ से इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हुआ था। देयर विल बी नो इफ़ेक्ट, देयर विल बी नो चेंज, उसकी वो जो पैटर्न है उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला। और इसी तरह जब आप करंट को दोबारा आप उसको ज़ीरो करेंगे तो करंट यहाँ पर इस पॉइंट को F का नाम दे देते हैं। तो F पॉइंट क्या चीज़ है, F पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर जाकर मैग्नेटिज्म नेगेटिव में, F पॉइंट क्या है, मैग्नेटिज्म नेगेटिव में जाकर मैक्सिमम हुआ है। तो उस पॉइंट के लिए ऐसा बुक पे नाम कोई नहीं है, वो सैचुरेशन ही है, वो रिवर्स सैचुरेशन है। तो पॉइंट F क्या है, कोएर्सिविटी के आगे F पॉइंट इज रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन पॉइंट के पॉइंट F पर रिवर्स सैचुरेशन होती है। जिस तरह C पर था इन अ सेंस एंटी क्लॉकवाइज सैचुरेशन, जब आप करंट सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा रहे थे तो पॉइंट F पे क्या होगा, क्लॉकवाइज सैचुरेशन हो गई। और इसी ग्राफ में जब फिर करंट आप ज़ीरो पर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिज्म भी कम होगा। और इसी तरह यहाँ से भी इस इफ़ेक्ट को आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर
जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ की कर्व कुछ यूँ बनेगी। सो बिल्कुल वही पैटर्न जो पहले क्लॉकवाइज साइकिल में हुआ था, अब वही सारे का सारा पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए भी कंप्लीट होगा और आपके पास मटेरियल मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज यूँ ही होता रहेगा। अब यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से क्लियर करें। हमने किया क्या, हमने एक ऑब्जेक्ट को पहले करंट प्रोवाइड किया। जब करंट प्रोवाइड किया तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिज्म करंट बढ़ाने पर इंक्रीज़ होता चला गया। शुरू पे मैग्नेटिज्म नहीं था, ओ से लेकर पॉइंट ए तक करंट था लेकिन मैग्नेटिज्म नहीं था। पॉइंट ई पर अगर आप देखें तो मैग्नेटिज्म यहाँ पर स्टार्ट होता है आके, जस्ट स्टार्ट्स एट पॉइंट ए। इसका मतलब करंट तो था ना पहले से, करंट लीड और मैग्नेटिज्म लैग कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, ए से सी तक ये काम करते रहे और करंट बढ़ता रहा, मैग्नेटिज्म भी बढ़ता रहा, करंट आगे आगे मैग्नेटिज्म पीछे पीछे चल रहा है। दिस होल स्टोरी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। पॉइंट सी पर पहुंचकर देयर वाज सैचुरेशन। अब वो डोमेन्स मुकम्मल तौर पर अलाइन हो चुकी हुई हैं और अब आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इन डोमेन्स को डी अलाइन नहीं करने वाले। तो जब तक करंट आप पास करवा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। तो पॉइंट बी पर पॉइंट सी पर सैचुरेशन मैक्सिमम है और मैग्नेटिज्म मैक्सिमम। तमाम तर डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में है, दे आर परफेक्टली अलाइंड। सो अब पॉइंट सी पर जाकर करंट सोर्स बंद कर दें। और आपने फ़ौरन से बंद नहीं करना तो ठीक है, स्लोली करंट की वैल्यू को कम करते करते ज़ीरो कर लें तो होगा यूँ कि थोड़ी देर बाद आपको मैग्नेटिज्म भी कम होता नज़र आएगा और अल्टीमेटली मैग्नेटिज्म ज़ीरो। तो मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो गया। अब मैग्नेटिज्म ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गई, करंट ज़ीरो हो गया, मैग्नेटिज्म अभी भी ज़ीरो नहीं हो गया। तो वो जो मैग्नेटिज्म का पोर्शन बाकी रह गया, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्शन दैट इज़ स्टिल रिमेनिंग, दैट इज़ कॉल्ड रेमिनेंस और रिटेंटिविटी। और वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओ डी से। फिर लास्ट चीज़ है कोरेसिविटी। कोरेसिविटी हमने क्या किया, करंट को हमने कर दिया कम। जब हम करंट को कम करते हैं तो करंट को कम करने पर करंट को हम रिवर्स कर देते हैं। और जब हम करंट को रिवर्स कर देते हैं कि करंट तो अब ज़ीरो नहीं है लेकिन मैग्नेटिज्म डी से पॉइंट किधर पे शिफ्ट हो जाता है, ई पे, तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। करंट रिवर्स में इंक्रीज़ कर दिया और मैग्नेटिज्म ज़ीरो। और इसी तरह करंट को रिवर्स में बढ़ाते चले जाएँ, मैग्नेटिज्म भी रिवर्स में मतलब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। सो इसी तरह हमने रिवर्स में किया। थोड़ी सी डायग्राम के अंदर आपने कोशिश करनी है जितनी लेंथ ओ ए हो उतनी ही ओ ई हो। उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मैं तो तरीक़ेकार यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास तो रेजिंग सिचुएशन है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर ग्राफ की लाइन ड्रॉ करके मैं पॉइंट थोड़े आगे पीछे शिफ्ट करवा लूँगा और ये तकरीबन सेंटर हो जाएगा ग्राफ मेरा। ठीक है, तो आप लोगों के पास स्केल्स और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप वहाँ से इसको ईज़िली हैंडल कर लीजिएगा। मेरे पास चूँकि स्केल और इस तरह की चीज़ें वाइट बोर्ड पे यूज़ नहीं कर सकता तो मेरी डायग्राम में थोड़े बहुत इस तरह के मसाइल रहेंगे, लेकिन चीज़ वही रहेगी। ये पॉइंट डी आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया। नाउ द ग्राफ लुक्स प्रिटी गुड कि वो जिस तरह की सिचुएशन थी वैसे का ग्राफ तकरीबन बना दिया हमने कि यहाँ पर पॉइंट था ए, ये पॉइंट हमारे पास था ए और इस पॉइंट को जी का नाम दे दें। तो जितनी लेंथ आपने ओ से लेकर डी तक रखनी है उतनी ओ से जी तक हो, जितनी लेंथ ओ ए हो उतनी लेंथ ओ ई भी होनी चाहिए। तो ये दोनों लेंथ्स भी आपके पास सेम होनी चाहिए। सो ये तो था हमारे पास एक ग्राफ, एक मटेरियल। लेट्स से ये हमारे पास कोई मटेरियल था स्टील। अब नेक्स्ट हम मटेरियल को अगर चेंज कर दें, हम सपोज़ यहाँ पर यूज़ कर देते हैं आयरन। तो आयरन के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो वो लूप बड़ी स्मॉलर सी बनती है, थिनर सी बनती है लूप। ठीक है, जब हम आयरन के लिए ड्रॉ करते हैं तो यही हिस्टैरिसीस लूप हमारे पास कुछ यूँ बनती है। अब यहाँ पर जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो इस लूप का जो एरिया है वो हमारे पास बड़ा कम है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लूप है इस लूप का एरिया हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन वो बड़ा कम है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क एनर्जी का। ठीक है, यहाँ पर ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर आयरन, दिस इज़ द ग्राफ फॉर लेट्स से स्टील।
असल में ये ग्राफ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए और ये होता है पैरामैग्नेटिक, डाया के लिए नहीं बनने वाला, वो तो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट ही नहीं करते, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो अब इन दोनों ग्राफ्स में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने एनर्जी कम अप्लाई की, यहाँ पर हमने एनर्जी ज़्यादा अप्लाई की है। तो ये जो ग्राफ का एरिया होता है, लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज़ एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ लूप, ये जो लूप का एरिया है, ये लूप का एरिया किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाई द एनर्जी। ठीक है, ये लूप का एरिया स्पेसिफाई करता है एनर्जी को, कि मतलब आयरन को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, तो क्या मतलब है? यू नीड लेसर एनर्जी टू मैग्नेटाइज इट। जबकि स्टील के केस में आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, आप उसको ज़्यादा देर, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। और फिर इसमें एक और बात, जो मटेरियल जितनी जल्दी मैग्नेटाइज होगा वो डीमैग्नेटाइज भी उतनी जल्दी होगा। मतलब अगर आयरन जल्दी से मैग्नेटाइज होता है तो डीमैग्नेटाइज भी जल्दी होना है। देखें ना फिनोमेनन यहाँ से देखें, जितनी जल्दी मैग्नेटाइज उतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। लूप का एरिया बता रहा है, यहाँ पर मैग्नेटाइज होते हुए टाइम ज़्यादा लगेगा तो वापसी भी टाइम उसी तरह ज़्यादा लगेगा। सो फिर हमने हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ा था, एक एसी जनरेटर के टॉपिक के बाद हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था हिस्टैरिसीस लॉस। व्हाट वाज दैट? उसमें हमने कहा था कि वो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर ट्रांसफार्मर की बॉडी में से पास करती हैं तो उसको मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज कर रही होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जब उन वायर्स में से करंट पास करता है तो देयर इज़ एडी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी इंड्यूस हो रहा होता है, तो वहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस है। तो उस हिस्टैरिसीस लॉस को हमने कम करने के लिए भी इसी टॉपिक का सहारा लेते हैं। सो ये था जी हमारा हिस्टैरिसीस लूप एंड हिस्टैरिसीस लॉस वगैरह, और इसके सारे पॉइंट्स आपने पेपर पे लिखना हो तो इन चीज़ों को यूज़ करें। इसी तरह हेडिंग्स बना के और डायग्राम नीट एंड क्लीन, और डायग्राम ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह की बनी हुई है। आप लूप्स बना के जब मुझे पेपर में दे रहे होते हैं तो ये आपकी लूप होती है, ये कोई लूप नहीं है। ऐसी कोई ना बना के भेजिएगा, कम से कम कुछ उसके क्लोज़र हो, कुछ सिमिलर हो, ऐसी की बना लीजिएगा। लेकिन कोशिश किया करें कि डायग्राम इन टॉपिक्स में अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।